प्यारे बच्चों, आज फिर आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज संपूर्ण चैप्टर की रसायन विज्ञान के लेकर आई हूँ। इसको आप ज़रूर से पढ़ें और बार बार इसको देखें या सुनें, जो कम टाइम में आपका रिवीजन फास्ट करवा देंगे। जैसे कि एक ही साथ आपको सारे क्वेश्चन पूरे बुक के MCQs भी मिल गए हैं, वन वर्ड भी मिल गए हैं, फिलअप्स भी मिल गए हैं। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरे साथ आप हाफ एन आवर में अपना रिवीजन डेली कर सकते हैं और परीक्षा के दिन तक अपनी तैयारी 100% कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन हम किसे कहते हैं, आप जानते हैं विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय हम उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक उसे कहते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें आप 2 नंबर वाले जो आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप लिखेंगे 2 या 2 से अधिक विलयनों 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को, कौन से मिश्रण पर, यहाँ पर जो कीवर्ड है वह आपका है समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे नमक और जल का मिश्रण तथा चीनी और जल का मिश्रण जो है वह क्या है, विलयन है। इसमें नमक जो है विलेय है और जल जो है विलायक है, तथा चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सांद्रता के आधार पर विलयन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन कौन होते हैं बच्चों, संतृप्त विलयन वह विलयन होते हैं जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। अति संतृप्त विलयन, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा विलेय पदार्थ को घोल देंगे तो वह क्या होंगे, अति संतृप्त विलयन कहलाएंगे। और असंतृप्त विलयन वो विलयन होते हैं जिनमें कि हम विलेय पदार्थ को घोल तो सकते हैं लेकिन वो कैसे हैं, संपूर्ण तृप्त रूप में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार के विलयन को डिवाइड किया गया है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैसों में द्रवों की विलेयता किन कारकों पर निर्भर करती है। गैसों में द्रवों की विलेयता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर, ताप पर, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति पर और दाब पर। अब ये कैसे करती है, तो आप देखिए कि जैसे ही मान लो आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, आपने पानी लिया और शिकंजी तो बच्चों नॉर्मली आपके घर में बनती ही होगी, गर्मियों में सभी के घर में बनती है। तो जैसे मैं बोलूँ कि आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर घोलनी है तो आप उसको ईजिली घोल लेंगे। अगर मैं बोलूँ आधा गिलास शक्कर घोलनी है तो घुल तो जाएगी लेकिन वो ईजिली नहीं घुलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैस पर उसको गर्म करना पड़ेगा। और यदि हम और इससे भी ज़्यादा अधिक शक्कर घोलना चाहें तो कैसे घुलेंगे, उस पर फिर हम इन सारी चीज़ों का प्रभाव देखते हैं। ताप का प्रभाव भी देखेंगे, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति भी देखेंगे, कई बार शिकंजी में अपन नमक भी डाल देते हैं, दाब का प्रभाव भी देखेंगे और गैसों की प्रकृति भी देखेंगे कि गैस की प्रकृति जो है वह कैसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यदि विलयन में विलेय के कणों की वियोजन या संगुणन होता है। वियोजन मतलब विलेय के कण टूट रहे हैं और संगुणन मतलब आपस में जुड़ रहे हैं। तो विलयन में विलेय की कणों की संख्या क्या होगी, परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अणुसंख्या गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है तथा विलेय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है। अर्थात विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। असामान्य अणुभार क्या होगा, आपने देखा अभी परिभाषा में कि अणु संख्या गुणधर्म का मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाना। किससे, जैसे जो विलेय का अणुभार हमने जब विलयन बनाते समय लिया था और
बाद में हम उसका अणुभार नापेंगे तो उन दोनों के जो अणुभार हैं वह अलग अलग हमें प्राप्त होंगे। तो इसी असामान्यता को हम क्या कहते हैं? असामान्य अणुभार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? तो वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करना संभव नहीं होता, मतलब जिनमें परासरण की क्रिया संभव नहीं होती, उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। मतलब जिनका परासरण दाब पाई 1 और पाई 2 जो है वो आपस में बराबर हो, उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से। इस बार मैं चैप्टर आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ ही प्रोवाइड करवा रही हूँ। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। इसे पारंपरिक रूप से निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना, उसकी जो वैलेंसी है वह बढ़ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ जाना, मतलब जैसे ऑक्सीजन पहले एक है और उसमें कोई क्लोरीन आके जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो उसमें भी वह भी क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। मतलब ऑक्सीजन का या ऋण विद्युतीय तत्व का पदार्थ के साथ जुड़ जाना या फिर संयोजकता में वृद्धि हो जाना। इसके अलावा क्या कहलाता है? हाइड्रोजन की कमी हो जाना, मतलब हाइड्रोजन का पदार्थ से बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे, 2Hg + O2 2HgO, यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों? पारे में ऑक्सीजन जुड़ गया है, मरकरी से ऑक्सीजन जुड़ गया है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड उसने बना लिया है, इसलिए यह क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। आगे दूसरा उदाहरण देखेंगे, Mg + Cl2, यहाँ पर मैग्नीशियम से क्लोरीन जुड़ गया है, इसलिए यह भी कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगला वो देखेंगे एग्जाम्पल, CH4, मीथेन में भी ऑक्सीजन का योग हुआ है और क्या बना है? CO2 और पानी बन गया है, इसलिए यह भी एक ऑक्सीकरण अवस्था है। सीधे शब्दों में बताऊं तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन की कमी, दोनों ही कंडीशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन की कंडीशन होती है। आगे देखेंगे अपचयन, जस्ट इसके अपोजिट, ऑक्सीजन के जो अपोजिट क्रिया होगी वह कौन सी होगी? रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होगी। तो अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है? चलिए देखते हैं। जब कोई पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का योग करता है, ऑक्सीडेशन में आपने देखा था कि हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है, मतलब हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निकास या कमी, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा आपका अपचयन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का योग हुआ तो कॉपर अलग हो गया और पानी बन गया। यहाँ पर क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन से जाके जुड़ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अगला, क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग हुआ है और ये क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? अपचयन की क्रिया हुई। इसके साथ बच्चों कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, पदार्थों के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, वहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है
वह क्या था? ऑक्सीडेशन था। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना क्या है? रिडक्शन। ठीक है बच्चों। अगला है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ या यौगिक जो विलायक में घुलकर आयनित हो जाते हैं या गलत अवस्था में आयन देते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं कोई सेल बनाते हैं, जैसे हमने सेल में इलेक्ट्रोड जो लिया वो जिंक या कॉपर का लिया, तो हम उसमें जो विद्युत अपघट्य है वह कौन सा लेंगे? जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। मतलब ये कैसे हैं? लिक्विड अवस्था में होते हैं और आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई बताइए। तो विशिष्ट चालकता क्या है? किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने मिला था, है ना? तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे बच्चों? विशिष्ट चालकता बोलेंगे। इसे सिग्मा या कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो इकाई है वह क्या होती है? 1 घन सेंटीमीटर विलयन या 1 आयतन विलयन में चालकता को ही हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वह ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सीमेंस प्रति मीटर होता है। इसको याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता क्या है? इसकी इकाई क्या होगी? सीमेंस प्रति मीटर या फिर ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोलराश का नियम क्या है? तो कोलराश का नियम जो है वह आयनों के स्वतंत्र प्रवास का नियम भी कहा जाता है। यह नियम यह बताता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके घटकों, मतलब घटक कौन? धनायन तथा ऋणायनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कोलराश ने क्या बताया? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो चालकता है वह अनंत तनुता पर उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। धनायन तथा ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। गणितीय रूप में हम इसे क्या लिखेंगे? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता तथा अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। यहाँ पर देखिए बताया भी है, जहाँ लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तथा वी प्लस क्या है और वी माइनस क्या है? धनायन और ऋणायनों की संख्या, तथा लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी क्या है? धनायन और ऋणायनों की आयनिक चालकताएं हैं। आगे बढ़ेंगे। संक्षारण किसे कहते हैं? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्री बोर्ड में भी आपको ये क्वेश्चन देखने मिला है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद करें और आपको वार्षिक परीक्षा में देखने भी मिलेगा। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? कोलराश का नियम क्या है? संक्षारण क्या है? और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको परीक्षा में भी देखने मिलेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वह संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ विशेष रूप से धातु अपने आसपास के वातावरण जैसे अम्ल, नमी और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया में धातु अपने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड जैसे अधिक स्थिर रूप में परिवर्तित हो जाती है। सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे अपन तो संक्षारण वह क्रिया है जिसमें धातु वातावरण में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस क्रिया को हम रस्टिंग या संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा तांबे के बर्तनों पर नीले रंग
का एक पदार्थ जम जाता है या फिर लोहे पर एक लाल रंग की जंग टाइप का निशान बन जाता है, ये सब किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तात्क्षणिक दर किसे कहते हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बच्चों वही हैं जो आपको परीक्षा में देखने मिल सकते हैं, इसी में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने। तो तात्क्षणिक दर क्या है? समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद, विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन की दर है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? तात्कालिक दर बोलते हैं। तात्कालिक मतलब तुरंत। जब हम किसी टाइम पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन करते हैं तो उससे क्रिया की दर में जो समय में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? तात्कालिक दर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। गति किसे कहते हैं? गति अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर गति नहीं बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तीव्र गति अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो तीव्र गति अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, 10⁻⁻9 सेकंड या उससे कम समय में जो क्रियाएं हो जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तीव्र गति की क्रियाएं कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभिक्रिया का अर्धायु काल किसे कहते हैं? तो देखते हैं, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया को निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या फिर प्लेटिनम तापीय वियोजन करके क्या बनाएगा? अमोनिया टूटेगा किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटेगा, यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगला है, वेग निर्धारक पद क्या होता है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक, यहाँ पुस्तकों नहीं होगा, दरों, एक से अधिक पदों में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं बच्चों? पदों में मिलती हैं, एक से अधिक पदों में मिलती हैं, एक से अधिक पदों में मिलती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का दर का आधार सबसे धीमी गति से होने वाला पद है। संपूर्ण अभिक्रिया का वेग वेग निर्धारक पद कहलाता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, वेग निर्धारक पद कहलाता है। मतलब जो सबसे धीमा पद होगा, जैसे कोई अभिक्रिया 4 पदों में संपन्न हो रही है तो उसमें जो सबसे धीमा पद होगा वही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्रियण ऊर्जा तथा दहलीय ऊर्जा में क्या अंतर है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सक्रियण ऊर्जा या दहलीय ऊर्जा में अंतर क्या है? तो देखते हैं। सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम मात्रा जो अणु को ऊर्जा अवरोधक के रूप में पार करने के लिए आवश्यक होती है। इसको हम किससे दर्शाते हैं? ईए से दर्शाते हैं। जबकि दहलीय ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारी प्लांटों के पास होनी चाहिए ताकि इनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सके, जिससे द्रव्यों में रासायनिक परिवर्तन हो सके। इतना सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दहलीय ऊर्जा है, सीधे इस तरह से देखेंगे तो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? दहलीय ऊर्जा बोलते हैं। तथा सक्रियण ऊर्जा, तो दहलीय ऊर्जा तक प्राप्त करने के लिए हमें जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगला अंतर देखते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है? दहलीय ऊर्जा माइनस अभिकारक की कुल ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा मतलब प्राप्त निकालना है हमें, तो दहलीय ऊर्जा में से हम अभिकारक की कुल ऊर्जा को घटा देंगे तो हमें सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और दहलीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो सक्रियण ऊर्जा में अभिकारक की कुल ऊर्जा को हम जोड़ देंगे तो हमें दहलीय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो देखते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आंतरिक डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं।
मतलब आप जानते हैं संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। और ये आवर्त सारणी में कौन से तत्व हैं, तो 3 से लेके 12 तक के जो आवर्त हैं, हमारे ग्रुप हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि ये संक्रमण तत्वों के उदाहरण। ये कहाँ से कहाँ हैं, 3 से लेके 12वें ग्रुप के जो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन। चलिए देखते हैं इनको। लैंथेनाइड उन तत्वों के समूह को कहते हैं जो 4f कक्षक अपूर्ण होता है, जिनमें 4f कक्षक जो है अपूर्ण होता है। परमाणु संख्या 58 से 71 तक होती है, जबकि एक्टिनाइड 15 रासायनिक तत्वों की एक श्रेणी है जिसमें 5f कक्षक अपूर्ण होते हैं। ये 89 से 103 तक होते हैं। एक्टिनाइड आसानी से कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेते हैं, जबकि लैंथेनाइड आसानी से कॉम्प्लेक्स यौगिक नहीं बनाते और कैसे होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। एक्टिनाइड जो है वो कौन से ब्लॉक में होते हैं, जिनके 5f कक्षक अपूर्ण होते हैं, जबकि लैंथेनाइड कहाँ पर होते हैं, जिनके 4f कक्षक अपूर्ण होते हैं। एक्टिनाइड जो है आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जबकि लैंथेनाइड आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। लैंथेनाइड जो है कम क्षारीय होते हैं एक्टिनाइड की तुलना में। एक्टिनाइड लैंथेनाइड की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। एक्टिनाइड जो है वो 89 से 103 तक होते हैं और लैंथेनाइड जो है 58 से 71 तक के तत्वों को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व हैं, क्यों? तो संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होते हैं क्योंकि इनके डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहते हैं। प्रत्येक डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और कुल 5 डी कक्षक होते हैं। एक श्रेणी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और इसलिए हम डी कक्षक को, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपने पढ़ा है ना, dx, dy, dz, फिर dxy, dzx, ये कैसे हैं, आपके 5 कक्षक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइड को पृथक्करण करना आसान नहीं होता, क्यों? तो बच्चों देखते हैं, लैंथेनाइड तत्वों का आकार जो है लगभग समान होता है। इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है ना, वो एक साथ समान होती है, इसलिए हम इनको आसानी से पृथक नहीं कर सकते क्योंकि इनके गुणों में पर्याप्त समानता होती है और आकार के इस क्रमिक कमी को ही हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, क्योंकि इनकी जो त्रिज्या है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण संकुचित होती रहती है, इसलिए इसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इनका जो आकार है सभी परमाणुओं का लगभग समान होता है, जिस कारण इनको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते और इनके गुण हैं वो भी काफ़ी सिमिलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के दो उपयोग लिखिए। तो लैंथेनाइड का जो सबसे पहला उपयोग है वह क्या है, एक तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उन सब का उपयोग हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। दूसरा, मिश्र धातु बनाने में भी करते हैं, जैसे स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। ये उच्च प्रदर्शन करने वाले चुंबक भी बनाए जा सकते हैं इससे। दूसरा उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में तेल शोधन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, एक्टिनाइड के जो उपयोग हैं वो कहाँ किए जाते हैं, रक्षा अभियानों जैसे परमाणु ऊर्जा की बड़ी संख्या में एक्टिनाइड का प्लूटोनियम का उपयोग जो है वह परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे सिरेमिक और कांच का उपयोग वस्तुओं को रंगने में किया जाता है। एक्टिनाइड के और उपयोग भी हैं। एक्टिनाइड तत्वों का उपयोग गर्मी में प्रतिरोध में नहीं किया जाता, बल्कि लैंथेनाइड के मिश्र धातु जैसे मिश मेटल कहा जाता है, गर्मी प्रतिरोधी स्टील्स के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल कुछ ऐसे स्टील्स आने लगी हैं जिनमें मेटल मतलब कम गर्म होती है, जलते नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मिश मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। धातुओं के संश्लेषण में ऑक्साइड या हैलाइड
मेटालोथर्मिक अपचयन का उपयोग किया जाता है, या एक्टिनाइड का सीधा उपयोग नहीं है बल्कि उनको तैयार करने की एक प्रक्रिया है। आप ये नीचे के दो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऊपर के दो आपको याद जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संकुल यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जो किसी विलयन में जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स यौगिक या संकुल यौगिक या संकुल लवण कहते हैं। देखते हैं इसमें, इन यौगिकों में लिगेंड किसी भी धातु परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। धातु और लिगेंड जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? संकुल बनाते हैं। जलीय विलयन में संकुल आयन अकेला आयन जैसा व्यवहार करता है तथा संकुल आयन में लिगेंड के रूप में जुड़े आयन अपनी पहचान खो देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? K4FeCN6 जो हैं यह संकुल यौगिक या जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स यौगिक कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, द्विक लवण क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विक लवण वे योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने संघटक आयनों में टूट जाते हैं। कब टूटेंगे बच्चों? याद रखना, सिर्फ जलीय विलयन में। जैसे द्विक लवण हो गया आपका मोहर सॉल्ट, मोहर लवण, ये भी आपके प्री बोर्ड में अभी आया था। मोहर लवण जो है वो कहाँ है? द्विक लवण का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, पहचान रखते हैं आयनीकरण में अपना परिचय। फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटास एलम जिसे हम क्या बोलते हैं? फिटकरी। पोटास एलम को हम क्या बोलते हैं? इनके सूत्र भी आपको याद रखना है बच्चों, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार। फेरस अमोनियम सल्फेट हो गया जैसे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। पोटास एलम किसका लवण है? तो एल्यूमिनियम और ये पोटेशियम का लवण होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। आगे बढ़ेंगे, लिगेंड किसे कहते हैं? तो लिगेंड क्या है? एक परमाणु आयन या अणु हो सकता है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है। यह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या समन्वय यौगिक बनाता है। याद रखें बच्चों, लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म दान करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म का दान होता है तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है? उपसंयोजी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, K4FeCN6 में यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जो है वह एक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? तो ऋणात्मक लिगेंड है। K4FeCN6 में जो लिगेंड है वह साइनाइड है, और साइनाइड कैसा लिगेंड है? ऋणात्मक लिगेंड है। आगे बढ़ते हैं, दाता परमाणु क्या होते हैं? लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो वास्तव में इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है दाता परमाणु कहलाता है। दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड को हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे एक दंतुर, दो दंतुर, बहुदंतुर लिगेंड। तो आगे देखेंगे इसको। एक दंतुर या मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है? एक दाता परमाणु, जैसे यहाँ पर अमोनिया में क्या है? एक ही लोन पेयर है। यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं। साइनाइड में, नाइट्रोजन में भी कितने हैं? लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या है? यही अपने लोन पेयर को दान कर देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक दंतुर लिगेंड बोलते हैं। जबकि द्विदंतुर लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं, जैसे एथिलीन डायमीन, ये कंप्लीट पूरा एक ही यौगिक है। NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान हो सकता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? द्विदंतुर लिगेंड बोलते हैं। जबकि बहुदंतुर लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड उनको बोलते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं का दान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बधात्विक यौगिक किन्हें कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु दाता परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। मतलब कार्बन और धातु जब एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीलेट क्या होते हैं? एक धातु संकुल है, यह एक प्रकार का
मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुदंतुर लिगेंड एक ही केंद्रीय धातु आयन के साथ दो या दो से अधिक बिंदुओं से जुड़कर एक वलय चक्रीय संरचना बना लेता है और इस संकुल को स्थिरता भी प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। एक मतलब कि समझें तो एक धातु का संकुल टाइप का कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है जिसमें बहुदंतुर लिगेंड एक ही धातु परमाणु के साथ दो या दो से अधिक बिंदुओं पर जुड़ जाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जगह से जुड़ेंगे तो वो क्या बनेंगे? एक रिंग का या चक्रीय वलय टाइप की संरचना बना लेंगे और उसको क्या करेंगे? स्थिरता प्रदान कर देंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कीलेट आयन बोलेंगे। जैसे निकिल डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीम, यह आपको याद रखना है। निकिल डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीम एक क्या है? कीलेट आयन की संरचना है। इसका उपयोग आंतर संक्रमण तत्वों में पृथक्करण, कठोर जल के मृदुकरण में और गुणात्मक विश्लेषण में धातु आयनों की पहचान करने में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। कीलेट आपने पढ़ लिया ना, यह बहुदंतुर लिगेंड जो चक्रीय संरचना वाले अणु का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर ग्लाइऑक्सिम की संरचना आप देख लीजिए कैसे होती है। CH3 C डबल बॉन्ड NOH C डबल बॉन्ड NOH Cl, यह इसकी जो है संरचना है। इनका जो महत्व है वह क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, कठोर जल को मृदु बनाने में और गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मेथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है? चलिए देखते हैं। आयोडोफॉर्म बैक्टीरिया कार्बोनिल कार्बन से संबंधित मिथाइल समूह वाले कीटोन्स द्वारा किया जाता है, जिसे CH3 C डबल बॉन्ड O मिथाइल कीटोन समूह कहा जाता है। कोई भी पदार्थ जिसे मिथाइल कीटोन में आयोडीनीकृत किया जा सकता है वह हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में आयोडीनीकृत किया जा सकता है, जिसमें मेथिल कीटोन समूह जुड़ा होता है। ये वाला जो समूह है ना, ये मेथिल कीटोन समूह होता है। इसलिए एल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है, लेकिन मेथाइल एल्कोहल में कीटो समूह उपस्थित नहीं होता, इसलिए आयोडोफॉर्म नहीं बन पाते। आयोडीन नहीं लिया जा सकता, इसलिए यह केवल एक सी परमाणु होता है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में केवल एक ही प्रकार का परमाणु होता है। कीटोन समूह जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दे सकते। लेकिन मिथाइल अल्कोहल में कीटोन समूह वाले ऑक्साइड में आयोडीन नहीं किया जा सकता। मिथाइल अल्कोहल एक सी परमाणु की संरचना, ये डबल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, ईथर में मध्यावयता समावयवता का उदाहरण क्या है? तो ईथर में जो मध्यावयता है वह है डाईएथिल ईथर और मिथाइल प्रोपिल ईथर। समावयवता को ही मध्यावयवता कहते हैं। ऐसी ही समावयवता को मध्य उदाहरण डाईएथिल ईथर और मिथाइल प्रोपिल ईथर। तो बच्चों, ये थे आपके आज के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो मैंने पूरे चैप्टर्स के एक साथ आपको अरेंज करके दे दिए हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आप इसको बार बार रिवाइज करके ज़रूर से पढ़ लेंगे और साथ में अपनी तैयारी को और बेटर बनाएंगे। धन्यवाद।